अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पांच स्टेप्स: आइडेंटिफाइंग द कंटेंट, आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। 5 कंडीशंस हैं इसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो, राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स एग्रीड हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो कि कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, याद हो गया। दूसरा स्टेप, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड या गुड्स, सर्विस या सर्विसेज हैं जिसका सेलर ने वादा किया हुआ है और वो डिस्टिंक्ट होनी ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट क्या है? जिसकी अपनी पहचान है। और फिर अगली डिस्कशन थी कि अगर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक शर्त यह है कि वो बाय नेचर डिस्टिंक्ट हो, यानी उनकी अपनी पहचान हो। कैसे पता चलेगा? वैसे भी बेची जाती हैं। एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी अपनी पहचान बरकरार रहे। क्या ऐसा होगा कि पहचान बरकरार नहीं रहेगी? या तो वो सारी गुड सर्विसेज जो हम बेच रहे हैं वो मिला के हमने एक कंबाइंड आउटपुट बना के देना होगा, या फिर हम जो गुड सर्विसेज बेच रहे हैं वो इस तरह की हैं कि अगली सर्विस बेची हुई चीज़ की शक्ल ही बदल देती है, या फिर हाईली इंटर रिलेटेड। तो अगर इन 3 में से कुछ भी एक हो गया तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगी और फिर हमें उनको मिलाना पड़ेगा। अब क्या सबको मिलाना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ों के कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ये पॉइंट भी करना है याद। ये तीसरा, ये अंग्रेजी याद करनी है। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि अगर हम कस्टमर को मशीन बेच दें और उसकी इंस्टॉलेशन भी कर दें और इंस्टॉलेशन कोई ख़ास टेक्निकल नहीं है तो वो हमसे मशीन ले ले, इंस्टॉलेशन किसी और से करा ले, तो वो जो मशीन हम उसको बेचेंगे वो उसके फ़ायदे की है और वो उसको फ़ायदे में ला सकता है किसी और से सर्विस लेके। और दूसरे का मतलब ये है कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी उनके अंदर अपनी अपनी पहचान बरकरार रहे। तो ये अंग्रेज़ी भी याद करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप आइए बुक में पेज अच्छा, पहले ना ये जो बुक है इसमें आप इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। एक तो ये जो पेजेस हैं ये चल रहे हैं 414 के टॉप तक। इस चैप्टर के स्टार्ट से 414 के टॉप तक। इस चैप्टर के पेज 414 के टॉप तक वो यही है जो मैंने नोट दिए आपको। उसके बाद 414 के मिड में देखें, 414 के मिड में क्या है जी? IFRS 15 की एग्जाम्पल्स। IFRS जो ओरिजिनल है ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, IS में ना बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी, क्या टोटल 63 एग्जाम्पल्स हैं। वो सारी आपके सिलेबस में नहीं है और उन पे न्यूमेरिकल सवाल भी बनते हैं और जो उसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन एग्जाम्पल्स हैं उन पे भी सवाल बन सकते हैं।
इनकी अंग्रेजी ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी समेटी हुई है, वरना असल में वो सारी एग्जाम्पल्स में कॉपी करता तो वो 100 सफ़े से ऊपर जाती। तो ये ऑलरेडी काफ़ी सारी समेट के मेरा ख्याल है को 20-25 सफ़े तक समेटी हैं, 15 सफ़े होंगे शायद। जो आपके सिलेबस वाली एग्जाम्पल्स हैं, आई कैप ने ना एक लिस्ट दी हुई है कि इसकी एग्जाम्पल्स में से कौन सी एग्जाम्पल्स हमने नहीं टेस्ट करनी, यानी आउट ऑफ सिलेबस हैं। उन आउट ऑफ सिलेबस में से भी कोई 4-5 जो मुझे लगता था कि ज़रूरी जाननी चाहिए आपको, वो मैंने डाल दी, यानी ज़्यादा ही डाला है मैंने। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी निचोड़ के ये पेजेस पे लिखी हुई हैं। ये कहाँ तक जा रहे हैं पेजेस देखें, यानी 15 पेजेस हैं तकरीबन 15 पेजेस हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इन एग्जाम्पल्स की ऑलरेडी क्लास में समरी ही बोल रहा हूँ। वो तो कोई शौक में पढ़ना चाहे तो वो एग्जाम्पल्स बेशक पढ़ ले। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर भी बता के उसकी कुछ एग्जाम्पल्स होंगी जो मैं कहूँगा अभी पढ़ लें, बाकी नहीं टाइम ज़ाया करेंगे। मैं आपको समरी बता दिया करूँगा, वो समरी आप अपने लिए 2-4 लाइनों में उर्दू पंजाबी पश्तो लिखनी हो तो लिख लें। ये एग्जाम्पल्स नहीं याद करनी, ये एग्जाम्पल्स IAS वालों ने लिखी थी सिनेरियो समझाने के लिए। तो वो मैं आपको वैसे आसान अल्फाज में ज़बानी बता दूंगा, जो आप 1-2 लाइनों के अंदर खुद भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और अगर 1-2 लाइनें भी नहीं लिखनी, कोई 1-2 कीवर्ड्स लिख सकते हैं, आपको पूरी एग्जाम्पल याद आ जाएगी। तो इन एग्जाम्पल्स को अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो पढ़े, रिक्वायर नहीं कर रहा। इनमें से जो काम की उसी वक्त पढ़ाने वाली होगी वो पढ़ा दिया करूंगा, बाकी की आपको वैसी समरी में बोल के बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, MCQ से भी आगे चलें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। अब इनमें से जो पास पेपर्स हैं ना, ये तो खैर पास पेपर्स हैं, ये कोई 10-12 तक होंगे मेरे ख्याल में तादाद में। पास पेपर होता है जिस पे अटेम्प्ट लिखी होती है 12 तक। उसके बाद छोटे छोटे सवाल हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं, कुछ मैंने बनाए हुए हैं, कुछ किसी फर्म की बुक थी जिसके अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन किए थे, वहाँ से मिसालें उठा ली, कोई किसी बुक से उठा ली, कुछ खुद बना लिए। ये मैंने मिसालें ना जितना कुछ पढ़ाना है उनमें से मेजॉरिटी के मैंने क्वेश्चंस छोटे छोटे से बना के इन क्वेश्चंस को बुक में डाला हुआ है। और 1-2 और मैं और भी इसके अलावा भी दूंगा, क्योंकि मैंने सारा काम को 2 साल पहले तक जब यहाँ था तब किया था। उसके बाद तो 1-2 साल और बनाए हैं पोस्ट, जो दूसरा 2 साल राइज में गुजारे, वो मैं आपको अलग से सवाल दे दूंगा। तो ये सवाल छोटे छोटे हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए साथ साथ क्लास में कराया करूँगा। कहीं पर साथ ही पास पेपर के प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, कहीं छोटे छोटे सवाल होंगे। बस मैं जितना जितना सिखाता जा रहा हूँ ना, उनके हम सवाल भी साथ साथ करते जाएंगे। तो 4 चीज़ें हो गई इसमें। एक ये अंग्रेज़ी, जो मैंने आपको अलग से खुद भी नोट्स दे दिए, बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से फैला के लिखा हुआ है। मैंने उसको अपने स्टाइल पे कुछ 6 पेजेस पे 5 पेजेस 6 पेजेस दिए। एक ये है, इसमें से जो जो कहूँगा कि ये याद करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि याद करें, सवालों में टेस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा बाकी वो जैसे अकाउंटिंग याद करते हैं वैसे तो करनी है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ IAS की ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, वो मैं आपको अगर कुछ पढ़ने को कहूँगा तो बता दूंगा फलानी एग्जाम्पल पे आए, फलानी एग्जाम्पल पढ़ लें, वरना ज़्यादातर मैं आपको खुद ही ज़बानी समझा दूंगा। तीसरी चीज़ मेरे बनाए हुए छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चौथी चीज़ पास पेपर के सवाल। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कहूँगा फलाने क्वेश्चन पे आ जाएं, फिर कहूँगा ऑटम फलाने पे आ जाएं, स्प्रिंग फलाने पे आ जाएं, फिर एग्जाम्पल फलाने पे आ जाएं, फिर इसमें पेज फलाने पे आ जाएं। तो इस तरह से 4 चीज़ों को यूज़ करके मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी मैंने आपको ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का स्टेप 2 समझाया है। इसकी प्रैक्टिस, इसको और पक्का करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए आए पहले आप इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पे। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स यानी पेज 414। एग्जाम्पल नंबर 10, इसकी मैं ही आपको समरी बता रहा हूं। किसी ने पढ़नी हो, कभी दिल करे तो पढ़ लेना। एग्जाम्पल 10 की मैं ही समरी बना के आप ही से सवाल पूछता हूं। हम एक कस्टमर को मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला सब बेच रहे हैं, यानी ईंटें, सीमेंट, बजरी वगैरह, सारा लेबर भी हमने ही प्रोवाइड करना है।
क्योंकि हमने कस्टमर को वादा किया है कि हम तुम्हें एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देंगे। तो अब ये जो सीमेंट बजरी बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, ये हम वैसे भी लोगों को अलग अलग दिया करते हैं। यानी अगर हमसे कोई बिल्डिंग मटेरियल खरीद के ले जाए तो बेच देते हैं, कोई हमसे सिर्फ लेबर मांगे हम लेबर भी दे देते हैं, कोई हमसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन करने को कहे वो भी कर देते हैं। ये सारा काम हम अलग अलग किया करते हैं। और अब ये तीनों काम अपने उस कस्टमर को क्यों करके दे रहे हैं? क्योंकि हम उसको अब इन सब की मेहनत मिला के एक बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? एक। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मिल के एक कंबाइंड आउटपुट बन रहा है, तो वो दूसरी वाली कंडीशन नहीं पूरी हो पा रही। तो इसलिए ये सब मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और क्या है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? हॉस्पिटल बिल्डिंग बना के देना। ये एग्जांपल 10 है। सर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनाना असल में अपनी जो ऑब्लिगेशंस को एक सिग्निफिकेंट मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई तो जरूरी नहीं है करना, मतलब ईंटें ही हैं, लेकिन वो सब कुछ जो कुछ हम दे, नक्शा ही है, नक्शा तो नहीं बदल रहा। तो हम वो सारा कुछ जो बेच रहे हैं वो सब इनपुट है एक बिल्डिंग का। तो एग्जाम्पल 10 में ये थी कहानी। अगर आप एक दो कीवर्ड्स भी लिख लेंगे तो एग्जाम्पल 10 हो गई आपकी। आपसे ये नहीं सवाल पूछा जाएगा एग्जाम्पल 10 सुना दें जी। आपको ये चीजें मैक्सिमम सवालों में कैसे कैसे टेस्ट हो सकती हैं वो जब पास पेपर की प्रैक्टिस पे आऊंगा ना तो बताऊंगा कैसे टेस्ट हो सकती हैं। अभी आप सिर्फ इन एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल 10 वाली बात ओके। अच्छा, एग्जाम्पल 11। हम कस्टमर्स को लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, हम लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचते हैं। उसके अलावा हम उनको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करके देते हैं। फिर उसके अलावा हर साल कोई ना कोई अपडेट्स आती रहे, हम वो अपडेट्स भी दे दिया करते हैं, वो अलग से बेचा करते हैं। और उसके अलावा हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, यानी उनको कोई मसला आएगा तो कॉल करेंगे, हम उनको सपोर्ट सर्विस दे रहे होंगे। तो ये 4 काम हम कस्टमर्स को नॉर्मली बेचा करते हैं। यानी कोई हमसे सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद ले, ना कराए इंस्टॉलेशन, ना ले हमसे टेक्निकल सपोर्ट, खुद ही कर ले जो करना है, ना अपडेट ले, सॉफ्टवेयर भी चल जाएगा। तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर खाली भी बेच दिया करते हैं। इंस्टॉल भी कराना है, चलो हम इंस्टॉल भी कर देते हैं, नहीं कराना कोई बात नहीं, तो हम इंस्टॉल करने के अलग पैसे लिया करते हैं। इंस्टॉल करना हमारी एक अलहदा बेचने वाली चीज है। टेक्निकल सपोर्ट के हम अलहदा पैसे लिया करते हैं लोगों से। यानी कोई हमसे अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी खरीद रहा, वैसे ही हमसे टेक्निकल नॉलेज के लिए सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, हम वो भी बेच दिया करते हैं। वो भी हमारी एक बेचे जाने वाली सर्विस है। आइंदा अपडेट्स आया करती हैं, हम वो भी अलग से बेचा करते हैं। तो बाय नेचर ये चारों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऐसी शर्त भी कोई नहीं लगाई कि इंस्टॉल हमसे कराओगे तो हम तुम्हें सॉफ्टवेयर बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, ना कराए किसी और से इंस्टॉल करा ले। टेक्निकल अपडेट्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सादा भी चल जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, खुद चला लो काम। तो अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 4 हैं या कोई मिलाना है किसी को? 4 हैं। क्यों 4 हैं? क्योंकि ना कोई एक दूसरे की शक्ल बिगाड़ रहा है, ना उनमें कोई हाईली इंटर रिलेटेड है, ना हम उनको कोई कंबाइंड चीज बना के दे रहे हैं। तो ये चारों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये एग्जाम्पल 11 का केस ए बता दिया आपको। मैं फिर बता रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को कराने का मकसद ना आपको कोई एग्जाम्पल याद करवाना नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ये सवाल आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दें, आपको एग्जाम्पल रट्टा मारा हुआ तो कर देंगे। सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट समझें, बता रहा हूं। हाँ जी, ओके। एग्जाम्पल 11 का केस बी। हम कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं उसने कहा है कि ये तो वही सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए है, आप ना उसमें ये फीचर्स भी चेंज कर दें। तो हम उसको इंस्टॉल करके देंगे, तो इंस्टॉल करते करते सॉफ्टवेयर की शक्ल भी बदल देंगे। इंस्टॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर की शक्ल बदल के दे रहे होंगे। उसके अलावा हम उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देने को तैयार हैं,
और हर साल जो अपडेट आया करेगी वो भी देने को तैयार है। तो क्या अब भी ये चारों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग हैं? फिर पहली दो इकट्ठी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बेचना और उसके बाद इंस्टॉल करना बेचे हुए सॉफ्टवेयर की शक्ल बदल रहा है। तो ये दोनों मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और बाकी दोनों अलग। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि या तो सब अलग अलग होंगी या सब मिलके एक ही होंगी। एग्जाम्पल 10 के अंदर ये था, सब मिलके एक बिल्डिंग बना के दे रहे थे, तो सारी मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। लेकिन एग्जाम्पल 11 केस बी के अंदर 4 में से पहली 2 मिलके एक बन गई। केस सी, हम कस्टमर को एक इक्विपमेंट बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी हम करके दे रहे हैं, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन ना कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर सकता है। चलो हमसे करा ले, जैसे एसी है तो हमने कस्टमर को एसी बेचा और इंस्टॉलेशन भी हम ही करके दे रहे हैं। ना कराता हमसे किसी और से करा लेता, कोई टेक्निकलिटी नहीं है उसके अंदर। तो अब हम इस एसी को और इंस्टॉलेशन सर्विस को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने या एक ही? अलग अलग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बेची जाती हैं और ना ही एक दूसरे की ये शक्ल बदल रही है, ना ही हाईली इंटर रिलेटेड है। ओके, जाग रहे हैं? अच्छा, अगर हम कस्टमर को कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी, हमसे इंस्टॉलेशन करानी है तो तुम्हें एसी बेचेंगे, वरना जाओ हम किसी और को बेच देंगे। हाँ जी, नहीं, इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा और अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। अगर हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना कि ये ख़रीदोगे तो ये बेचेंगे, तो ये हमारी सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ हमारी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी है। इससे वो दोनों प्रोडक्ट हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो गए। और मिसाल देता हूँ, अगर कॉलेज ने ये रूल रखा कि 3 पेपर पढ़ेंगे तो एडमिशन मिलेगा, 1 में नहीं मिलेगा, तो अब ऐसा करने से वो तीनों के पेपर सिलेबस, वो सारे ऐसे ही करते हैं यार, सब ऐसे ही होता है और फेयर है बिल्कुल। तो ऐसी ऑफर रखने से, ऐसी शर्त रखने से क्या उनके सिलेबस आपस में मिक्स कर दिए हमने, यानी कॉमन टॉपिक्स मर्ज कर दिए? वो तीनों अपनी अपनी शनाख्त के रख रहे हैं पेपर, तो फिर ये जो शर्त लगा रहे हैं कि तीनों पढ़ोगे तो एडमिशन मिलेगा, ये जस्ट एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। इससे वो तीनों पेपर अलग अलग प्रोडक्ट ही रहेंगे। तो ये बात लिख लें कि अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस या कोई ऐसी चीज सेलर शर्त लगा दे कि हमसे कराओगे तो दोनों बेचेंगे वरना हम नहीं बेचेंगे, हमसे दोनों खरीदोगे तो दोनों बेचेंगे वरना एक भी नहीं बेचेंगे, सिर्फ इस वजह से नहीं हो जाएंगे वो हाईली इंटर रिलेटेड। दोबारा बेशक आप इसको 11 एग्जाम्पल के केस सी के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें। दोबारा केस सी ये था, केस सी में था कि इक्विपमेंट बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं, और इंस्टॉलेशन बिल्कुल भी कोई टेक्निकल नहीं है, सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, वो कोई और भी कर देता। हमसे ही कस्टमर इंस्टॉलेशन करा रहा है, चलो हमसे ही इंस्टॉलेशन करा ले, तो हम उसको एसी भी बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दोनों अलग अलग या कंबाइंड? दोनों अलग अलग। और अगर कस्टमर हमसे ये दोनों काम करा रहा है और अगर हम ये काम दोनों अलग अलग करते, यानी एसी बेचते, मशीन बेचते 1 लाख रुपए की और इंस्टॉलेशन के 20,000 रुपये लेते, चूंकि हमसे ही दोनों काम करा रहा है तो हमने उसको 1,10,000 चार्ज कर लिया, तो ये अब क्या हाईली इंटर रिलेटेड होगा? ये तो हमने प्राइस इस तरह की बनाई है, वो हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो गए।
तो प्राइस आपस में मिक्स करके बना देना नहीं मतलब है कि हाईली इंटर रिलेटेड है। अगर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपस में नहीं है ना हाईली इंटर रिलेटेड, हाईली इंटर रिलेटेड तब होंगे जब उनके डिजाइन एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट किए होंगे। तो नहीं है तो नहीं है, प्राइस कंबाइंड बना देने से वो हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। ये चलें, इतनी ये बात लिख लें कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसेस दे रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर वो आपस में एक दूसरे के हिसाब से नहीं डिजाइन हुए हुए, यानी नहीं है हाईली इंटर रिलेटेड, तो सिर्फ इस वजह से कि उनकी प्राइस हमने एक पैकेज बना के दी है, इससे नहीं वो हाईली इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। प्राइस बना के देना एक अलग मसला है। पता नहीं, लग नहीं रहा मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, नहीं समझ आ रही। देखें, प्रोडक्ट या सर्विस, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा सर्विसेज, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, उनकी जो सर्विस देने का डिजाइन है, स्टाइल है, अगर वो एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है तो ये हाईली इंटर रिलेटेड है। सिर्फ प्राइस इकट्ठी बना देने से नहीं होंगे वो हाईली इंटर रिलेटेड। ठीक है? पता नहीं यार, तसल्ली नहीं हो रही मुझे। तो एक तो मैंने ये प्राइस वाली बात की कि इससे हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। दूसरा मैंने ये कह रहा हूं जो पहले भी कहा था, दोबारा अब प्राइस वाली बात लिख ली। अब दूसरी बात इससे मिलती जुलती बता रहा हूं कि अगर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप इसमें हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है, तो हमारे सिर्फ ये कंडीशन लगाने से कि हमसे दोनों खरीदोगे तो बेचेंगे, नहीं तो जाओ, वो नहीं हो जाएंगी हाईली इंटर रिलेटेड। अगर वो डिजाइंड ही नहीं है ना हाईली इंटर रिलेटेड की, तो हमारी सिर्फ ये शर्त लगाने दे कि हमसे खरीदोगे तो बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे, हमारी सिर्फ ये शर्त लगा देने से वो हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल 11 का केस डी बताया है। केस डी जरूर पढ़ लें, सी और डी दोनों पढ़ लें। इनफैक्ट एग्जाम्पल 11 केस सी और डी पढ़ लें, अच्छा है दोनों पढ़ लें। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 21416, एग्जाम्पल 11 का केस सी पढ़ लें और केस डी पढ़ लें, ये दोनों अच्छी बात है। केस सी और डी का है, पढ़ लें। हैं जी, क्या मिल गया? ओके, सी डी कह रहा हूं, पढ़ लें। ये केस डी वाली बात आई समझ, कि अगर हम कोई शर्त भी लगा देना कि हमसे ही दोनों खरीदोगे तो बेचेंगे, इवन देन वो हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। तो एक प्राइस वाली बात की है मैंने कि अगर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं, अगर वो आपस में नहीं है हाईली इंटर रिलेटेड, तो सिर्फ प्राइस उनकी इकट्ठी बना देने से या ये शर्त लगा देने से कि सारी चीजें खरीदोगे तो बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे, तो उससे वो नहीं हो जाएगा हाईली इंटर रिलेटेड। और केस ई ये है कि अगर एक मशीन खरीदी और जिससे मशीन, चलें बाइक खरीद लें, और जिससे बाइक खरीदी तो उसने कहा कि ये इंजन ऑयल भी तो आपने कल को चेंज करना ही होगा ना, तो आप अभी से ना हमसे इंजन ऑयल के भी 4 गैलन ले लें। तो अब उस सेलर ने बाइक भी बेची और इंजन ऑयल के गैलन भी बेचे, तो अब ये अलग अलग है कि एक है? अलग अलग चीज़ है। ये केस ई में लिखा हुआ। अच्छा, अब आइए आप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 पे आइए जी। पास पेपर का वो नंबरिंग तरतीब चल रही है, यानी वो अलग अलग नहीं है पास पेपर्स के और मेरे बनाए हुए, उसी फ्लो में ही चल रहे हैं, तो नंबरिंग एक ही होगी। क्वेश्चन 12 पे आइए, पेज 435। क्वेश्चन 12 ये है स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट का। हाँ जी, पहुंचे? कर लें, ज़बानी सवाल है, कर लें। सवाल पढ़ें, उसका सॉल्यूशन देखें, नहीं, सवाल पढ़ें, उसका सॉल्यूशन सोचें, फिर देखें। स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट का सवाल है।
पहले खुद सोचिएगा, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल, कोई मसला तो नहीं। वो असल में ना ये शुरू के दौर का सवाल है, तो इसमें मसले नहीं होते थे। ये नया नया तब सिलेबस में आया था, तो बस ऐसे ही चखाने वाले सवाल कर रहे थे। तो अब जो होते हैं ना, वो तड़पाने वाले सवाल होते हैं। चलें, स्टेप 2 डन। ये 0.4 रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0.4 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर तो डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपस में मिला देंगे। ये जो भी काम कर भी रहे थे, ये 0.4 में इतना लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 5 कंडीशंस रट्टा लगाएं। स्टेप 2 0.1 और ये 0.3 सारा ये रट्टा लगाने को कहा था। स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस, इसको रट्टा लगा लीजिएगा। इसका मतलब क्या है समझ आ जाएगा, अभी आगे जब समझाऊंगा ना इसका मतलब बिल्कुल आ जाएगा समझ, लेकिन ये रट्टा लगा लीजिएगा कि ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या है। एमसीक्यूज के लिए भी है, लेकिन बीच में ना सवाल आते रहे हैं जिसमें कहा है कि लिस्ट डाउन, डिफाइन, डिस्क्राइब। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद ये शुरू के 3-4 अटेम्प्ट्स में आए, उसके बाद अब वो ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछने लग गया, लेकिन स्टिल ये ऐसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हो सकता है, तो इसलिए इनको लगा लें रट्टा। ट्रांजैक्शन प्राइस की अंग्रेजी ना अभी आपको ज़्यादा समझ आएगी नहीं, खैर है, जब समझा दूंगा फिर ये आसानी से समझ आ गई होगी, तो इसलिए इसको याद करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3, अब ये न्यूमेरिकल आ गया, अब आ गया न्यूमेरिकल। ट्रांजैक्शन प्राइस तय करना, तो इसमें मसला क्या है, जो हमने प्राइस तय होगी वही ट्रांजैक्शन प्राइस है। स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। 5 कंडीशंस हैं, पांचों कंडीशंस पूरी होंगी तो पहला स्टेप हो गया, नहीं पूरी होंगी तो पहला स्टेप ही नहीं है, तो आगे छलांग नहीं लगानी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना कि हमने करना क्या है। अब वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पहचान लिया। अब तीसरा स्टेप कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस क्या है, तो जो हम कस्टमर को बता रहे होंगे तो पता ही है हमें कितनी है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन प्राइस तो हम ही को, ये तो नहीं जितने मर्जी दे देना यार, कोई ना कोई तो अमाउंट तय हो रही होगी ना। तो वो जो अमाउंट हम कस्टमर को बता रहे होंगे, क्या वही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन प्राइस है? नहीं, जो हम कस्टमर को बता रहे हैं उसमें 5 तरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं।
यानी स्टेप 3 के अंदर डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस हम ऑफिशियली कस्टमर को बता रहे हैं उसमें 5 तरह की एडजस्टमेंट्स। वो जो 5 एडजस्टमेंट्स हैं उनकी अंग्रेजी भी याद करनी है। एक, बी, नीचे आगे सी, डी, ई, ये नाम याद करने हैं। एक मैंने आपको ये पॉइंट 1 कहा याद करने को। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए हमने फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं, एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो हैं 5। ए और बी इकट्ठे लिखे हुए मैंने क्योंकि इनके अंदर डिस्कशन एक जैसी है। ए और बी मैंने इकट्ठे लिखे हुए। सी, डी, ई आगे देखें, इसी पेज पे आगे पीछे होगा कहीं। ए है वेरिएबल कंसिडरेशन, बी है कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। दोनों में ना डिस्कशन इकट्ठी करनी थी इसलिए मैंने इनको इकट्ठे लिख दिया। एक है एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एक नॉन कैश कंसिडरेशन और एक कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। ये 5 एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो स्टेप 3 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जो अमाउंट कस्टमर को हम बता रहे हैं उसमें 5 तरह की एडजस्टमेंट्स। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है। 5 तरह की एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली और दूसरी एडजस्टमेंट्स इकट्ठे मिला के बता रहा हूं। वेरिएबल कंसिडरेशन, ये क्या लगता है नाम से? वेरिएबल कंसिडरेशन कि जो टोटल अमाउंट हम तक पहुंचनी है वो वेरी कर सकती है। वेरी क्यों कर सकती है? क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों पे डिपेंडेंट हो, कुछ कामों पे, कुछ हरकतों पे हमारी कस्टमर की उन पे डिपेंडेंट हो। जैसे हो सकता है कस्टमर ने कहा हो कि आप जो पैसे बता रहे हैं 200 मिलियन बिल्डिंग बनाने के, ठीक है, लेकिन अगर आपने जल्दी जल्दी बना दी तो आपको पर वीक इतने पैसे और दे दूंगा। तो अब हमें जो टोटल पैसे मिलेंगे वो तो 200 मिलियन भी होगा और प्लस जो बोनस मिलेगा वो भी होगा। कितना होगा अभी से ही पता है एग्जैक्ट कितना है? नहीं, वो तो पर वीक डिपेंड करता है ना, तो इसलिए वेरिएबल कंसिडरेशन। इसी तरह से हमने कस्टमर से कहा कि आप नहीं, कस्टमर ने हमें तय किया है कि इतने पैसे तो हैं लेकिन मैं इसमें डिडक्शन करूंगा। अगर आपने काम डिले किया तो पर वीक इतनी डिडक्शन करूंगा। तो अब टोटल पैसे जो हम तक पहुंचने हैं वो सर्टेन एक ही अमाउंट है, चेंज हो सकती है ना। वेरिएबल कंसिडरेशन। हमने कस्टमर के साथ एग्री किया कि आप टोटल हमसे इतने यूनिट्स खरीद रहे हैं पूरे साल में, इतने पैसे, लेकिन अगर इतने और खरीद लिए तो प्राइस हम इतनी कर देंगे, इतने और खरीद लिए तो इतनी कर देंगे, इतने और खरीद लिए तो इतनी कर देंगे। तो अब हमें अभी से पता है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में टोटल कितनी रिकवरी होनी है? नहीं, तो ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब है कि जो टोटल अमाउंट तय हो रही है उसमें कुछ हो सकता है कम ज्यादा, उसमें बाद में एक्स्ट्रा पैसे भी मिल सकते हैं, कट भी सकते हैं, पहले लिए हुए वापस भी करने पड़ सकते हैं। ये हैं वेरिएबल कंसिडरेशन की मिसालें। ये सारी मिसालें मैंने जो दी हैं वो ये हैं: डिस्काउंट्स, रिबेट्स, रिफंड्स, प्राइस कंसेशन, इंसेंटिव, बोनस, पेनल्टी। इन सब को ना एक एक करके मिसालों से समझाता हूं कि इनमें करना क्या है। ट्रांजैक्शन प्राइस का स्टेप दोबारा, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे पता है? 5 कंडीशंस पूरी हो रही हैं। कौन सी 5 कंडीशंस? भूल गए यार। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुका हो, राइट्स आइडेंटिफाइड हो, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, प्रोबेबल हो कि इनफ्लो होगा, कंसिडरेशन कलेक्ट होगी। शाबाश। दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता तो चले हम कस्टमर को बेच क्या रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रोडक्ट, वो सर्विस होगी जिसका हम वादा कर रहे हैं। वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सर्विस भी हो सकती है, एक से ज्यादा सर्विस भी हो सकती है। और उनमें मजीद डिटेल डिस्कशन ये है कि अगर एक से ज्यादा हैं तो फिर वो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो 2 शर्तें पूरी हुई तो ही वो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और अगर नहीं पूरी हो सकी तो उनमें से कुछ को जोड़ना पड़ेगा, सबको भी जोड़ना पड़ सकता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो गई। तीसरा स्टेप कि इस पूरी ट्रांजैक्शन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, सारा काम टोटल कितने रुपए में हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। कैसे करनी है ये कैलकुलेट?
जो अमाउंट हम कस्टमर को ऑफिशियली बता रहे हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टमेंट्स 5 तरह की हो सकती हैं: वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। इनमें से जो पहली दोनों हैं जिनमें वेरिएबल कंसिडरेशन आ रहा है, ये मैं दोनों इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या है, बोनस हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं इसको? कि अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कल को जब वो पूरा होगा तब तक टोटल अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल कह रहे हैं। एग्जैक्ट कब पता चलेगा कि कितना बोनस मिल रहा है? तो हमें तो शुरू में कुछ ना कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा। वो अंदाजा है जो अब यहां सिखाने लगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा अंदाजा अपडेट भी करते जाएंगे। बोनस की मिसाल बताता हूं। पहले हम बोनस और पेनल्टी इन दोनों को समझाता हूं। अगर कस्टमर के साथ यह तय हुआ कि जो बिल्डिंग हमने कस्टमर को बना के देनी है उसमें फलानी फलानी क्वालिटीज़ हुई, यानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो अच्छी बिल्डिंग हुई, तो 1 मिलियन बोनस और मिल जाएगा। और अगर नई स्टैंडर्ड मीट कर सकी तो बोनस नहीं मिलेगा। इस मिसाल में और दूसरी मिसाल कि जितनी जल्दी काम ख़त्म करेंगे पर वीक 50-50 हज़ार बोनस मिलेगा। इन दोनों मिसालों में क्या टेक्निकल फ़र्क लग रहा है? नहीं, शायद मैंने सवाल ही सही नहीं पूछा। मैं सवाल दोबारा करता हूं। एक मिसाल है कि अगर सर्टेन क्राइटेरिया मीट हो गया, सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो गए, तो आपको 1 मिलियन बोनस मिलेगा। नहीं हुए तो नहीं मिलेगा। और दूसरी मिसाल है कि जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे पर वीक 50,000 बोनस मिलेगा। तो इन दोनों सिनेरियोज में कुछ टेक्निकल फर्क नजर आ रहा है क्या? नहीं, चले मैं ही बता देता हूं। पहली मिसाल में हां या ना है, या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल के अंदर मिलेगा, लेकिन इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। ये दोनों में फर्क है। और मिसाल, अगर डेडलाइन मीट कर ली, यानी 31 दिसंबर तय किया है कि तब तक कंस्ट्रक्शन पूरी होनी चाहिए, अगर पूरी हो गई तो आपको हम पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। अगर ना पूरी कर सके तो 5 लाख पेनल्टी पड़ेगी। ये कस्टमर ने कहा है। एक ये सिनेरियो है, और एक सिनेरियो उसने बताया है कि जितना डिले करेंगे पर वीक 10,000 पेनल्टी पड़ेगी। तो पहली मिसाल में हाँ या ना है, या पेनल्टी पड़नी है या नहीं पड़नी है, और दूसरी मिसाल में कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर हाँ या ना वाला मामला है उसको हैंडल किया जाता है ऐसे। क्या लगता है नाम से? हम बोनस कंप्लीट करने क्या सर्टेन क्वालिटी मीट हो गई तो बोनस मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो क्या करें, टोटल का हिस्सा बनाएं इसको कि ना बनाएं? अगर ज्यादा चांस लगता है कि मिलेगा तो बना लें, और अगर 50% से कम चांस लगता है कि मिलेगा तो ना बनाएं। लेकिन अगर इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो फिर समेशन PX करना पड़ेगा। इसके लिए आप आइए पहले क्वेश्चन 14 पे, क्वेश्चन 14 पेज 436, क्वेश्चन 14 पढ़िए, मैं करता हूं। यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन के नाम से होगा। बल्कि हाँ सच, किसी के पास मेरी पुरानी बुक भी हो सकती है, तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन के नाम से सवाल है।
हाँ जी, पढ़ लिया। तो ट्रांजैक्शन प्राइस 250 या 275? क्यों? क्योंकि 95% चांस है कि मिल जाना है। अगर 50% से ज़्यादा है तो मिल जाना है, 50% से कम होते तो ना मिलना होता। तो 250 तो है ही है। 25 इसलिए 25 ऐड के 25 इंटू 95% ऐड नहीं 25, मतलब ये हाँ है या ना है। तो अगर हाँ के चांसेस हैं तो शामिल कर ले, ना के चांसेस हैं तो रहने दें। तो 275 ये मतलब है इसका। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जी जी, अच्छा अभी ना शुरू में मैं आपसे टोटल प्राइस कैलकुलेट करवाने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर जब आगे चलेंगे ना तो फिर एस्टीमेट्स भी चेंज हो सकते हैं। अभी शुरू में ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, न्यू एज कंस्ट्रक्शन का। जी 100, क्योंकि या तो पेनल्टी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो ज़्यादा चांस क्या है कि हम टाइम पे पूरा कर लेंगे तो पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो बस 100। ओके, अगला पढ़ लें। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हाईली प्रोबेबल है कि हमारी गलतियां कम होंगी और बोनस मिल जाएगा। तो ये तीनों सवाल पक्की बात है। ओके, अच्छा ये यूनाइटेड कंस्ट्रक्शंस वाले से ऊपर ये देखें, ये वाला है सवाल, डिसेंट कंस्ट्रक्शंस है ना? हाँ ठीक, ये पढ़ें अब। डिसेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है? नहीं है? अच्छा चलो, मिर्जा साहब गुस्सा कर गए होंगे, निकाल दी होगी। चलें ठीक है, सामने है, यहाँ से पढ़ लें, नजर ही नहीं आ रहा। अब पढ़ा नहीं जा रहा होगा।
चलो गलती से डिलीट हो गया हो। करें कैलकुलेट, ट्राई करें। समेशन पी एक्स का मतलब, समेशन पी एक्स मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं। एवरेज कैसे करें? हर फिगर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाएं और सम कर लें। करें ट्राई, करें कैलकुलेट इसको। हाँ जी, 20.2। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% पर वीक रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, ऐसे भी हो सकता है। वर्डिंग से नहीं पता चल रहा कि स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है। हाँ जी, एफर्ट डन। मैं इसको दो तरह से करके दिखाता हूं, दोनों में से जो आसान लगे। जो बेसिक प्राइस तय की है 20, वो तो है ही है, और बोनस कितना 2। लेकिन इस बोनस में डिडक्शन भी हो सकती है। दो तरह से करके दिखा रहा हूं, जो ठीक लगे। 60% चांस है कि टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कोई डिडक्शन नहीं होगी। 30% चांस है कि 1 महीना डिले होगा, यानी 1 वीक डिले होगा, यानी 10% डिडक्शन होगी। तो 10% ऑफ दिस 0.2 डिडक्ट होगा, इस बात के चांसेस 30%। 0.06 और 10% चांस है कि 2 हफ्ते डिले हो जाएगा, यानी कितनी डिडक्शन हो जाएगी? 0.04 तो ये है 21.9। 21.9। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस तो 20 ही है, बोनस 60% चांस है कि पूरा बोनस मिलेगा, 30% चांस है कि 1.8 बोनस मिलेगा, 10% चांस है कि 1.6 मिलियन बोनस मिलेगा। 2 नहीं 2 नहीं 1.2 0.54
पॉइंट 1.9. यानी चाहे टोटल अमाउंट में से डिडक्शन कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटीज लगा लें, चाहे ऐसे कर लें कि बोनस कितना मिलेगा इस पे प्रोबेबिलिटीज लगा लें। अच्छा, अगले साल अगले स्टेप्स में आके बताऊंगा। हो सकता है हमें इसकी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बल्कि हो सकता नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर ये एस्टीमेट चेंज भी हो सकता है। जब मैं आपको सारे स्टेप्स पढ़ा लूंगा ना और कंबाइंड सवाल कराऊंगा जिसमें सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें एस्टीमेट बदल रहा होगा। तो ये एस्टीमेट कल को चेंज हो गया तो दोबारा से कैलकुलेशन भी हो सकती है। लेकिन जब भी कभी कैलकुलेशन कर रहे होंगे एस्टीमेशन ले रहे होंगे। ये है वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। ये भी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने बोनस और पेनल्टी की मिसाल बताई है। अब डिस्काउंट की बताता हूँ। अज़ानें हो गई तो इफ्तारी का टाइम हो गया है। के साथ डिस्काउंट अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ यार है? 4 से 4:15 के दरमियान कभी भी। डिस्काउंट चलें ठीक है कल, क्योंकि बात अब लंबी हो जाएगी आगे, तो ठीक है यहीं तक ही।